हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 150 और इस लेक्चर के अंदर अपन वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो अब तक अपन इस चैप्टर के अंदर प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए जो अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग सिद्धांत थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। तरंगाग्र अपन ने डिस्कस कर लिया और विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोतों की वजह से तरंगाग्र कैसे होते हैं और उन तरंगाग्रों के लिए दूरी के साथ में तीव्रता और आयाम का परिवर्तन किस प्रकार का होता है ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा तरंगाग्र उनकी डायरेक्शन और उनकी शेप है वो किस प्रकार से चेंज होती है ये मैंने आपको बता दिया। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से उसके बाद में जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो मैंने आपको बताया था। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या है वो भी अपन अब तक कर चुके हैं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वैसे अगर अपन बोले अब तक अपन जो पढ़ रहे थे तो ये इस चैप्टर का बहुत ही एकदम क्या बोल सकते हैं, इसको अपन स्टार्टिंग की इसकी प्रस्तावना टाइप में इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो प्रस्तावना थी। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण वो अब अपने सामने स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखना, देखो देखो बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने 11th क्लास में जो वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत वाला चैप्टर उसके अंदर भी डिस्कस किया होगा, उसके अंदर भी आपने पढ़ा था। और वेव ऑप्टिक्स इसके अंदर भी अपन ये पढ़ाते हैं। तो क्या होता है अभी व्यतिकरण क्या होता है, देखो यदि दो समान या लगभग समान आयाम वाली कला संबद्ध तरंगे समान दिशा में संचरित होते हुए परस्पर अध्यारोपित होती है तो माध्यम में तीव्रता असमान रूप से वितरित हो जाती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, इसके लिए कम से कम कितनी चाहिए तरंगे अपने पास है, दो। और इनका जो आयाम है वो कैसा होना चाहिए, समान या लगभग समान होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, एक तो इनका समान या लगभग समान आयाम, एक तो ये इनके पास होना चाहिए, और एक होनी चाहिए कैसी भी कला समान तरंगे होनी चाहिए। और एक इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी संचरण की दिशा वो क्या होनी चाहिए, समान दिशा होनी चाहिए। होती है तो माध्यम में तीव्रता असमान रूप से वितरित हो जाती है। तो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, असमान रूप से वितरित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से एक एक चीज को मैं यहां पे समझाता हूं। आपके पास में दो तरंगे होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है भाई, कम से कम दो होनी चाहिए, दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इनका जो आयाम है वो होना चाहिए समान या लगभग समान।
इनका जो आयाम है वो क्या होना चाहिए, समान या लगभग समान होना चाहिए भाई, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये होनी चाहिए बिल्कुल समान, यानी इनकी तरंग संचरण की जो दिशा वो समान होनी चाहिए, समान दिशा में संचरित होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद इनकी जो आवृत्ति है ये भी होनी चाहिए समान, और इन तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो भी समान यानी नियत होना चाहिए। और यदि तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो नियत होगा तो इन तरंगों को अपन बोल सकते हैं कला समन तरंगे। क्या होती है कला समन तरंगे, क्या होती है, ऐसी तरंगे जिनके मध्य का कलांतर समय के सापेक्ष नियत होता है, यानी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, कला समन तरंगे बोलते हैं भी। अब देखना ऐसे देखो, इसको ये अपन क्या बोल सकते हैं अभी, इसी को मैं लिख देता हूं, कलांतर अगर नियत है तो ये आपके पास में जाएगी कला समन तरंगे। कला समन तरंगे हो जाएगी भी, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स, ठीक है भी। चलो इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं अपन। देखो दो तरंगे ले रहा हूं मैं यहां पे, दोनों तरंगों की समीकरण लिख देता हूं। प्रथम तरंग y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, द्वितीय तरंग y2 बराबर कितना देगा आपके पास a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा a1 sin ओमेगा टी, द्वितीय तरंग y2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a2 sin ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि पहली तरंग का आयाम है वो कितना हो जाएगा a1, दूसरी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा a2। यहाँ पे a1 और a2 या तो बराबर हो जाएंगे और या लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बराबर या लगभग एक दूसरे के बराबर होने से क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो a1 है वो या तो a2 के बराबर, और ये आपके पास जो a1 है वो a2 के लगभग बराबर हो जाएगा। दूसरी बात अपन बात करते हैं, पहली तरंग की जो कोणीय आवृत्ति है वो कितनी है ओमेगा, दूसरी तरंग की कोणीय आवृत्ति भी कितनी हो जाएगी ओमेगा हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा 2, दोनों ओमेगा के बराबर है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि n1 बराबर n2 बराबर n हो जाएगा, यानी आवृत्ति भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n होता है। क्या होता है 2 पाई n, ओमेगा अगर समान हो गया तो n भी समान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो तो समान है ही, दोनों के बीच में जो कलांतर है या पहली तरंग की जो कला है φ1 वो कितना देगा आपके पास ओमेगा टी, दूसरी तरंग की कला कितना देगी φ2 बराबर कितना देगा आपके पास ओमेगा टी प्लस 5। यानी φ1 है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और φ2 वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। समय के सापेक्ष पहली तरंग की जो कला वो भी बढ़ती है और दूसरी तरंग की कला वो भी बढ़ती है, और दोनों के बीच में जो कलांतर है, कलांतर, इस कलांतर को अपन लिख देंगे फाई से। तो फाई बराबर क्या देगा आपके पास φ2 माइनस φ1। तो यहां से आपके पास फाई बराबर क्या देगा ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा तो अंतर आपके पास में क्या देगा भी कलांतर आ जाएगा आपके पास में फाई आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कलांतर बराबर क्या देगा आपके पास है फाई, और यहां पर आपके पास जो कलांतर है क्या वो समय पर डिपेंड करता है क्या, नहीं, कलांतर समय से इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर टी आई नहीं रहे, और समय पर अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसको अपन बोलते हैं कला समन तरंगे, ठीक है ना। और आपको पता है कि कला समन तरंगे होगी ना तभी आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट होती है भी, ये प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों तरंगे कला समन होनी चाहिए। अगर कला समन तरंगे नहीं होगी तो इस स्थिति में आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक बात का जवाब आपको टाइम के साथ में मिलने वाला है, तो देखते जाइएगा ध्यान से। अब कलांतर वगैरह आ गया, अब देखिएगा ध्यान से, देखो पहली तरंग इसकी कला कितना देगी ओमेगा टी, तो यहां पे पहली तरंग का तीर बना दूंगा मैं,
इसकी लंबाई रख लेता हूं कितनी में, a1, ठीक है ना, क्योंकि पहली तरंग का आयाम कितना भी a1, तो इसका तीर मैंने बना दिया। दूसरी तरंग का जो तीर है वो पहली तरंग के साथ में फाई कोण पर बनेगा, क्योंकि पहली और दूसरी तरंग के बीच में जो कलांतर है वो कितना आपके पास में फाई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फाई एंगल पे बना देंगे अपन, ये आपके पास हो जाएगा फाई एंगल पे, और ये इसको अपन बोल देते हैं a2, ठीक है ना। और a1 और a2 के बीच का जो एंगल है वो कितना देगा आपके पास में, फाई हो जाएगा। ये फाई एंगल में बना दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। अब देखिए ध्यान से देखो, यहां पे कि अगर a1 है तो ये भी a1, ये अगर आपके पास a2 है तो ये भी आपके पास a2 देगा। ये अगर a1 है तो इसको भी अपन a1 बोल देंगे, ये अगर a2 है तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, भी a2 बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये a1, ये a2। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो a1 इसके नीचे यहां लिख देता हूं मैं, ये a1, और यहां पर लिख देता हूं मैं। अब अगर आपने वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा, सदिश वाला चैप्टर, जो कि मैं आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में पढ़ाऊंगा वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर भी आपको बता दूंगा मैं। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा भी, ये वाला जो विकर्ण है ये रिजल्टेंट को बताएगा, ये परिणामी आयाम को बताएगा। अभी पहली तरंग का आयाम a1, दूसरी तरंग का आयाम a2, तो जो परिणामी तरंग बनेगी इन दोनों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। और फिर उसके बाद में a1 और a2 इन दोनों के बीच का जो एंगल है, a1 a2 के बीच का एंगल कितना देगा आपके पास, फाई। ये तो फाई हो गया, और एक का a1 के साथ में जो एंगल है वो क्या देगा आपके पास, एल्फा, ठीक है ना। तो यहां पे जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, इससे अपन लिख सकते हैं कि a बराबर परिणामी आयाम क्या देगा आपके पास, a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट हो जाएगा। ये परिणामी आयाम बन जाएगा, अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा, ठीक है ना, परिणामी आयाम बन गया। इसी प्रकार से आपके पास जो एंगल है टेन एल्फा, ये टेन एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई हो जाएगा। यहां पे फाई तो क्या हो जाएगा भी, पहली और दूसरी तरंग के बीच में कलांतर, और एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा, एल्फा हो जाएगा आपके पास परिणामी तरंग का प्रथम तरंग के साथ कलांतर हो जाएगा। अभी परिणामी तरंग का प्रथम तरंग के साथ में कलांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो दो आपके पास में तरंगे हैं जिनका आयाम कैसा भी समान या लगभग समान है, दोनों की तरंग संचरण की दिशा समान है, दोनों की आवृत्ति समान है, दोनों के बीच का कलांतर समय के सापेक्ष नियत रहता है, इनको अपन बोलते हैं कला समान तरंगे। ये पहली तरंग होगी, दूसरी तरंग होगी, आयाम कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति पहली तरंग की आवृत्ति, दूसरी की आवृत्ति, दोनों के बीच का कलांतर हो गया। कलांतर वो टाइम पे डिपेंड करता नहीं है। इसके बाद ये अपन ने बना दिया फेजर डायग्राम, इसको अपन बोलते हैं कलाक चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलाक चित्र, यानी कला को बताने वाला जो चित्र है उसको अपन बोलते हैं कलाक चित्र बोलते हैं। a1 a2 इन दोनों के बीच में से गुजर रहा है a, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है भी, जो कि अपन वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो परिणामी आयाम आपके पास बन जाएगा a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट हो जाएगा, और tan एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एल्फा क्या होता है, परिणामी तरंग का प्रथम तरंग के साथ में कलांतर हो जाएगा। अब जो परिणामी तरंग है उसका समीकरण अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी जो परिणामी तरंग है, इस परिणामी तरंग को अपन लिख सकते हैं y बराबर क्या होता है आपके पास a साइन ओमेगा टी प्लस क्या देगा आपके पास है एल्फा।
अब यहां पर ए आपके पास में क्या देगा, परिणामी आयाम, जो कि अपन ने यहां से निकाल लिया, और एल्फा क्या होता है आपके पास में, ये रहा, जो कि अपन ने यहां से निकाल लिया। इन दोनों की वैल्यू निकाल करके इसके अंदर अपन पुट कर देंगे, तो आपके पास जो परिणामी तरंग है उसका समीकरण आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए बच्चों, परिणामी तरंग है उसके आयाम का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं, और परिणामी तरंग का जो प्रथम तरंग है उसके साथ में कलांतर, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार दोनों के फॉर्मूले में दोबारा से लिख देता हूं ध्यान से। परिणामी आयाम ए बराबर क्या होता है आपके पास, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट देगा, और इसके बाद है टेन एल्फा बराबर a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले अपन ने डिराइव किए थे, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिणामी तीव्रता की, बात करते हैं भाई। एक बार अपन बात कर लेते हैं तीव्रता की। तो ध्यान से देखना, देखो तीव्रता आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए क्या होता है भाई, आयाम होता है। ये मैंने आपको तरंगाग्र के अंदर भी बताया था, 11th क्लास के अंदर भी बताते हैं, और अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो इसको आपको याद रखना भी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, आई बराबर कोई कांस्टेंट ले लो के, तो के ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से पहली तरंग की तीव्रता I1 बराबर के A1 स्क्वायर, I2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, के A2 स्क्वायर हो जाएगा, I बराबर के। अब यहां से आपके पास में जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, यहां से स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का रूट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आई बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि आई बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2, इस के को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, के को अपन लिख सकते हैं रूट के भाई, रूट के इंटू रूट के बराबर भी क्या बनता है अभी, के बनता है। जो A1 है इसको रूट के अंदर बना देंगे, तो A1 स्क्वायर, और A2 को रूट के अंदर क्या बना देंगे अपन, A2 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या देगा आपके पास है cos फाई। तो यहां से आपके पास आई बराबर के A1 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, I1, के A2 स्क्वायर को क्या लिख देंगे, I2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2 तो मैंने बाहर लिख रखा है, रूट के अंदर I1 I2 और रूट के बाहर cos फाई हो जाएगा, I1 I2 और ये आपके पास हो जाएगा अभी cos फाई। तो ये भी आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनकर के तैयार हो चुका है। अब तक मैंने आपको ये तीन जो फॉर्मूले बताए, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही है, एक ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और एक जो परिणामी तीव्रता इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो वास्तव में हो क्या रहा है। आपके पास है दो तरंगे, प्रथम तरंग द्वितीय तरंग, दोनों समान दिशा में संचरित हो रही है। दोनों तरंगे एक दूसरे के साथ में अध्यारोपित होती है, और अध्यारोपित होकर के एक परिणामी तरंग का निर्माण कर रही है, एक रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन कर रही है। पहली तरंग और दूसरी तरंग मिलकर के एक ही तरंग का निर्माण कर रही है, एक ही रिजल्टेंट वेव आपको यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है ना। अब सुनना देखो ध्यान से, परिणामी आयाम हो गया और यह परिणामी तीव्रता होगी। अब यहाँ पर फाई क्या होती है, ये दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर होता है। तो कलांतर, पथांतर और समयांतर के बीच में संबंध मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 11th क्लास में भी ये चीज पढ़ाते हैं, तो मैं बता देता हूं। कलांतर पथांतर व समयांतर में
संबंध। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, कलांतर बटे 2 पाई पथांतर बटे लेमडा समयांतर बटे टी। कलांतर यानी फाई बटे क्या देगा आपके पास में 2 पाई, पथांतर क्या देगा आपके पास में डेल्टा बटे लेमडा, और समयांतर क्या देगा आपके पास स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और आपको पता है कि नीट का जो पूरा पेपर है वो तो फॉर्मूले से सॉल्व होता है बस। अब की बार आप नीट का पेपर देखते हैं कितना आसान पेपर है, ठीक है ना। उस पेपर को देखने के बाद में तो हम भी ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, जितना जरूरी नहीं है ना उससे भी ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी अगर नीट का पेपर टफ भी आ जाए तो अपन तो उसके लिए भी तैयार है, ठीक है ना। बाकी ये बात मान के चलो कि नीट का जो पेपर आता है बहुत बेसिक लेवल का पेपर आता है, इसके अंदर बहुत बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, देखो यहां पर आपके पास में जो लेमडा है वो लेमडा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य, और यहां पर जो टी होता है इस टी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, देखो देखो यहां पे जो परिणामी आयाम है वो भी किस पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड करता है, और जो परिणामी तीव्रता है वो भी किस पे डिपेंड करती है, भी फाई पे डिपेंड करती है, यानी कलांतर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस कलांतर के आधार पर आपके जो इंटरफेरेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। तो अपन लिखते हैं व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। सबसे पहला व्यतिकरण आपके पास हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है अभी, ठीक है ना। अब बात सुनना अभी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दोनों तरंगें समान कला में होती है, ठीक है ना। इसके लिए दोनों जो तरंगें हैं वो समान कला में होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का कि दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है फाई, या तो 0 हो या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या डॉट 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 2n पाई, या दोनों तरंगों के बीच में जो पथांतर है, पथांतर अपन कैसे निकाल सकते हैं अभी, पथांतर बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा को ऊपर ले जाएंगे तो लेमडा बटे 2 पाई इंटू कलांतर हो जाएगा। लेमडा बटे 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर को अगर अपन 0 पुट कर देंगे तो पथांतर भी कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर 0। 2 पाई पुट कर देंगे तो लेमडा, 2 लेमडा डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास में क्या देगा अभी, n लेमडा। ये पथांतर हो गया अभी, ये कलांतर और ये आपके पास में पथांतर हो गया। इस स्थिति में दो सर cos फाई बराबर क्या होता है आपके पास में +1 होता है, चाहे cos 0 फुट कर दो, चाहे cos 2 पाई, चाहे cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1। और cos थीटा की ये आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू होती है, अधिकतम मान होता है। तो जो परिणामी आयाम a है उस a को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से इसको अपन लिख देंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, और ये आपके पास है जो cos फाई, इस cos फाई को अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इसके बाद फर्दर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देंगे, तो यहां से आपके पास है परिणामी आयाम a बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, यानी परिणामी आयाम आपको प्राप्त हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना।
अब अपन बात करते हैं परिणामी तीव्रता की बात करते हैं। तो परिणामी तीव्रता आई बराबर क्या होता है आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2, इसके बाद रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2, और cos फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं भी 1 लिख सकते हैं। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 देगा भी, ठीक है ना। या इसको दोनों को रूट के अंदर एक साथ भी लिख सकते हैं आप, रूट ऑफ I1 I2 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोनों से इसको अपन क्या लिख सकते हैं I1 को, इसको अपन लिख देंगे रूट I1 का स्क्वायर, ये देगा आपके पास रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर अपन रूट का स्क्वायर कर देंगे तो I1 या देगा, रूट का स्क्वायर कर देंगे तो I2 देगा। ये क्या बन रहा है, इसको गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अपन क्या बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं तो I बराबर, तो ये तो आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ I1 प्लस क्या देगा आपके पास रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या देगा भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्या देगा मैक्सिमम। तो परिणामी आयाम है वो भी अधिकतम और परिणामी तीव्रता भी अधिकतम। तो ध्यान से देखना, देखिएगा यदि दो तरंगे समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, यानी दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई हो, या पथांतर इतना हो, तो इस स्थिति में दोनों तरंगों के अध्यारोपण से निर्मित होने वाली जो परिणामी तरंग है, इसका आयाम भी आपको अधिकतम प्राप्त होता है और इसकी तीव्रता भी आपको अधिकतम प्राप्त होती है। यानी जो दोनों तरंगे एक दूसरे का सपोर्ट करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप एक बड़ी तरंग का निर्माण होता है, अभी बड़े आयाम और बड़ी तीव्रता वाली तरंग का फॉर्मेशन होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। तो ये एक ऐसा व्यतिकरण है जिसके अंदर तरंगें जुड़ती है और जुड़ करके एक बड़ी तरंग का निर्माण करती है, जिससे परिणामी आयाम भी आपको अधिकतम प्राप्त होता है और परिणामी तीव्रता भी आपको अधिकतम प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये चीज होगी भी, तो इनको करें नोट। समपोषी व्यतिकरण के बाद में अपन डिस्कस करेंगे विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण के प्रकार में सबसे पहले समपोषी व्यतिकरण अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो दूसरे टाइप का इंटरफेरेंस है विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखना। देखो दो तरंगे हैं, परस्पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। मतलब इसके लिए तरंगों के बीच में जो कलांतर है या तो हो पाई या 3 पाई, या कितना देगा आपके पास 5 पाई, ठीक है ना, या कितना देगा आपके पास 2n-1 पाई। है या जो पथांतर है डेल्टा बराबर कितना होना चाहिए, भी फॉर्मूले से निकाल देंगे, लेमडा सॉरी क्या पथांतर होना चाहिए आपके पास है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट 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 2n-1 λ/2। तो इस स्थिति में आपके पास जो cos फाई है वो कितना हो जाएगा भी -1 हो जाएगा, और इसको अपन बोल देंगे मिनिमम बोल देंगे। cos पाई फुट कर दो, चाहे cos 3 पाई फुट कर दो, cos 5 पाई, cos 7 पाई, इन सब की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो अपन जानते हैं कि परिणामी आयाम a बराबर क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस
a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे माइनस का लिख देंगे। इसके बाद आंसर देखना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इसको अपन क्या बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का क्या देगा आपके पास में रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास में बन जाएगा a बराबर a1 डिफरेंस a2 बन जाएगा, a1 माइनस a2 बन जाएगा, अंतर हो जाएगा दोनों का। तो परिणामी जो आयाम है वो आपके पास में क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है। और यदि अपन परिणामी तीव्रता की बात करते हैं तो परिणामी तीव्रता क्या देगी आपके पास, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या होता है आपके पास 2 रूट ऑफ I1 I2, और इसके बाद cos फाइव कितना होता है -1, तो इसको अपन लिख देंगे माइनस का 1 लिख देंगे। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया, या इसको अपन लिख देंगे I बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस इसको अपन लिख देंगे रूट I2 का स्क्वायर, और इसके बाद माइनस क्या देगा आपके पास 2 रूट I1 रूट I2 देगा। क्या इसको अपन यहां से लिख सकते हैं I बराबर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और परिणामी तीव्रता वो आपके पास में क्या देगी भी मिनिमम हो जाएगी। तो यहां से अपन ये समझा कि जब दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत कला में होती है, यानी दोनों के बीच में जो कलांतर और पाई का विषम गुणज है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में परिणामी आयाम भी आपको न्यूनतम प्राप्त होता है और परिणामी तीव्रता भी आपको न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। यानी यहां पर दोनों तरंगे एक दूसरे का अपोज करती है, एक दूसरे का विरोध करती है, यानी दोनों तरंगों के जो आयाम है वो एक दूसरे से घटते हैं। अब किस प्रकार से घटते हैं, देखो डायग्राम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि तरंगों के समान कला में होने से क्या मतलब है, विपरीत कला में होने से क्या मतलब है। डायग्राम से इस बात को अपन समझने वाले हैं देवदन से। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। संपोषी व्यतिकरण कैसे होता है देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पे देखो ध्यान से मैं दो तरंगे बनाने वाला हूं। सबसे पहली वाली जो तरंग है ये पहली तरंग होगी। इसके बाद में दूसरी तरंग बनाता हूं मैं। तो दूसरी तरंग कैसे बनती है देवदान से, ये इस प्रकार से दूसरी तरंग बन जाएगी भी, ठीक है। पहली तरंग है, इस पहली तरंग का जो आयाम है वो कितना हो जाएगा a1। इस तीर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके पास, a1 हो जाएगी। और जो आपके पास है दूसरी तरंग है, इस दूसरी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा आपके पास a2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, देखो पहली तरंग का जहां पे श्रृंग है वहां पे दूसरी तरंग का भी श्रृंग है, और पहली तरंग का जहां पे गर्त है वहां पे दूसरी तरंग का भी गर्त है। यानी दोनों तरंगों के श्रृंग और गर्त एक दूसरे के साथ में संपाती होते हैं, एक ही जगह पे बनते भी, ठीक है ना। ये अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए ये वाला पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल को देखो, पहली वाली तरंग है ये भी धनात्मक चरम स्थिति पे रखना चाह रही है, और दूसरी वाली तरंग है ये भी धनात्मक चरम स्थिति यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रखना चाह रही है। या ऐसे बोल सकते हैं कि पहली वाली जो तरंग है ये इसको प्लस का a1 देना चाह रही है, और दूसरी वाली तरंग इसको प्लस का a2 देना चाह रही है। तो इस स्थिति में इस पार्टिकल का जो परिणामी विस्थापन है वो कितना देगा, a1 प्लस a2 देगा, क्योंकि दोनों तरंगों की जो आयाम है वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। इस कारण से परिणामी आयाम है वो जुड़ा हुआ प्राप्त होगा अपने को, दोनों के जोड़ से, दोनों के योग से अपने को प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब जो परिणामी तरंग बनने वाली है वो परिणामी तरंग क्या हो जाएगी, भी बड़ी तरंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएगी। तो परिणामी आयाम कितना देगा आपके पास, a1 प्लस a2, और यहां पर भी कितना देगा आपके पास a1 प्लस a2, और यहां पर भी आपके पास इस प्रकार से a1 प्लस a2 देगा। तो इसको इस प्रकार से अपन ऊंचा बना देंगे। ये बात होगी भी। तो
जो परिणामी तरंग है इसका आयाम कितना हो जाएगा आपके पास है, परिणामी आयाम हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा यहां पर अगर अपन बात करें इस जगह पे, तो पहली तरंग इसको -A1 पे ले जा रही है और दूसरी वाली तरंग भी -A2 पे ले जा रही है, तो माइनस का A1 माइनस का A2 तो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का A1 प्लस A2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 बन जाएगा। दोनों तरंगे एक दूसरे का सपोर्ट करें, इसको अपन बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं भी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी विनाशी व्यतिकरण की। विनाशी व्यतिकरण कैसे होता है ये भी मैं आपको ग्राफिकल तरीके से समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले यहां पे मैं पहली तरंग बनाता हूं, देखो ये पहली तरंग होगी। इस पहली तरंग का जो आयाम है वो कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर मैं दूसरी तरंग बनाने वाला हूं, तो दूसरी तरंग कैसे बना सकता हूं भाई, उल्टी बनाऊंगा यहां पे मैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में होनी चाहिए। ये आपके पास क्या हो जाएगी दूसरी तरंग, दूसरी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, A2 देगा। अब अगर अपन इस पार्टिकल की बात करते हैं तो इसको पहली तरंग है वो +A1 पे ले जाना चाह रही है और दूसरी वाली तरंग इसको -A2 पे ले जाना चाह रही है, तो A1 -A2 देगा, ठीक है ना। तो परिणामी तरंग है वो इस प्रकार से यूं छोटी तरंग बनेगी। ये आपके पास में परिणामी तरंग बन जाएगी। जो परिणामी तरंग है इसका आयाम कितना देगा आपके पास, A1 -A2 देगा। श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त मिल रहा है तो समपोषी व्यतिकरण। पहली का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, पहली का गर्त दूसरे के श्रृंग से मिल रहा है, यानी श्रृंग से गर्त और गर्त से श्रृंग मिलता है तो इसको अपन बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास परिणामी आयाम और तीव्रता दोनों क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। एक चीज आती है भी औसत तीव्रता, औसत तीव्रता। अब आई एवरेज बराबर क्या होता है आपके पास, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बटे 2। तो आई एवरेज बराबर आई मैक्सिमम, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिख के बताया था I1 प्लस क्या होता है आपके पास I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2। आई मिनिमम क्या होता है आपके पास I1 प्लस I2 माइनस का 2 रूट ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 देगा। यहां पे प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपन लिख सकते हैं कि आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई क्या होता है आपके पास 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आपके पास आई एवरेज बराबर क्या होता है I1 प्लस I2 होता है। ये वाला भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, ये मैंने आपको मैथमेटिकल तरीके से और ग्राफिकल तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया है। और अब तक मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताए, सारे सारे फॉर्मूले आपके माइंड में चलने चाहिए भी। तो देखिए बच्चों, इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई भी पॉइंट है P1 बोल देते हैं, इसको अपन P1, और ये अपने पास में कोई भी पॉइंट है इसको अपन बोल देते हैं P2 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इस पॉइंट P1 से पहली तरंग इस प्रकार से यूं गुजरती है, पहली तरंग इस प्रकार से यहां से यूं गुजरती है। पहली तरंग की तीव्रता कितनी भी I1, तो इसको भी तीव्रता कितनी प्राप्त होती है भी I1। इस पॉइंट को भी पहली तरंग कितनी तीव्रता देती है, I1 देती है। इसी प्रकार से दूसरी तरंग यहां से गुजरती है,
तो दूसरी तरंग देवदान से इस प्रकार से यहां से यू गुजरती है, यहां से इस प्रकार से दूसरी तरंग गुजरती है। दूसरी तरंग की मान किस लेकर तीव्रता कितनी I2 है, तो इसको भी मिलेगी I2 और इसको भी मिल जाएगी आपके पास है I2। तो अगर अपन कुल तीव्रता की बात करते हैं तो इसके बाद पास में कितनी हो जाएगी कुल तीव्रता, I1 प्लस I2 होनी चाहिए, और इसके पास में भी कितनी होनी चाहिए भाई, I1 प्लस I2 होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी इसके पास में भी I1 प्लस I2 और इसके पास में कितनी होनी चाहिए, I1 प्लस I2 होनी चाहिए। जबकि वास्तव में व्यतिकरण की घटना में होता क्या है कि विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से जो तीव्रता या ऊर्जा है वो संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि दोनों तरंगे एक दूसरे के समान कला में अध्यारोपित होती है, तो दोनों तरंगे यहां पर तो समान कला, और यहां पर जो दोनों तरंगे हैं वो विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। तो विपरीत कला में तो यहां पे क्या होता है, विनाशी अध्यारोपण, तो यहां से कुछ इंटेंसिटी है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, कुछ तीव्रता का यहां पे स्थानांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो इंटेंसिटी है वो आई हो जाती है, जो आई मिनिमम आई मैक्सिमम बन जाती है यहां पे इंटेंसिटी, ठीक है ना। और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है आपके पास, आई मिनिमम हो जाती है। अब देखो ध्यान से, जो आई मैक्सिमम है वो क्या था, आई एवरेज से ज्यादा, और आई मिनिमम है वो क्या था आपके पास, आई एवरेज से कम होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बताने वाला हूं यहां पे, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण की घटना में जो भी संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां होती है वहां पर जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है, और ये वाली तीव्रता औसत तीव्रता से अधिक प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से जो भी विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां हैं वहां पे तीव्रता क्या होती है, भी मिनिमम होती है, और ये औसत तीव्रता से क्या होती है, भी कम होती है। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर तीव्रता औसत तीव्रता से ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा है वो औसत तीव्रता से क्या होती है, भी कम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा का विनाश होता है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पे तो ऊर्जा का उत्पादन, यहां पे ऊर्जा का उत्पादन और यहां पे ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, न तो यहां पे उत्पादन होता है, नहीं यहां पे विनाश होता है। जबकि वास्तव में होता क्या है, विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी पुनर्वितरण होता है भी, ठीक है ना। तो वास्तव में यहां पर होता क्या है कि जो ऊर्जा होती है वो विनाशी व्यतिकरण की जो स्थितियां हैं वहां से जो संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां हैं उस पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा क्या होती है, विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाती है। तो यहां पे पहली तरंग ने इसको I1 दी, इसको I1 दी, दूसरे ने इसको I2 दी, इसको I2 दी, तो इसके पास I1 प्लस I2 हो गई, इसके पास I1 प्लस I2 होगी। तो दोनों तरंगों ने तो इन दोनों को बराबर तीव्रता दी थी, बट यहाँ पे इस कला में अंतर की वजह से यहाँ पे विपरीत कला, यहाँ पे समान कला, तो यहाँ से कुछ ऊर्जा है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है भी। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, या ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर तीव्रता औसत तीव्रता से ज्यादा प्राप्त होती है,
विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर तीव्रता औसत तीव्रता से कम प्राप्त होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा का उत्पादन होता है और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा का विनाश होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है। जबकि वास्तव में जो ऊर्जा होती है वो विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाती है। या यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, ये चीज। तो व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है कि नहीं होती है? होती है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन या ऊर्जा का विनाश नहीं हो रहा है। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो व्यतिकरण है, इस व्यतिकरण के अंदर ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है भी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां तक की बातें सारी सारी आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं एक बात आपको यहां पे बता रहा हूं कि यहां पे आपके पास में कुछ ऊर्जा है या कुछ तीव्रता है, वो विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों की तरफ शिफ्ट हो गई। अब कितने प्रतिशत ऊर्जा विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण की तरफ शिफ्ट होती है, इसी को अपन बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि, ठीक है ना। तो क्या होती है व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि क्या बताती है कि विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों की तरफ कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण पर स्थानांतरित ऊर्जा का अंश, इसको अपन लिखते हैं एफ से। तो एफ बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। और यदि आपको प्रतिशत निकालना है तो यह बन जाता है आपके पास आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इंटू 100 हो जाएगा अभी। अगर आपके पास में व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि है वो मान के चलेगा 50% आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 50% एनर्जी है वो इसके पास में होगी। इसके पास में मान लो पहले 100 थी, इसके पास में 100 थी, अब इसका 50% यानी 50 इस पे स्थानांतरित हो गई, इसके पास में कितनी बचेगी भी 50, और इसके पास में कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब देखना ऐसे देखो, अब जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे के सारे मैं एक साथ लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सबसे पहले तो ध्यान से अपन जानते हैं कि तीव्रता आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर, I1 बटे I2 बराबर क्या होता है आपके पास A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर क्या होता है A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर। A मैक्सिमम तो क्या होता है आपके पास A1 प्लस A2 और मिनिमम क्या होता है आपके पास A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर हो गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद में परिणामी आयाम की बात करें तो A बराबर क्या होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई का रूट
ये सारे फॉर्मूले वही है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और इसी प्रकार से परिणामी तीव्रता I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये बात होगी भी। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो एक आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इसका F का। F बराबर क्या होता है आपके पास, I मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे मैक्सिमम प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम हो जाएगा। और इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको प्रतिशत व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि चाहिए तो, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस के अंदर मेनली आपके पास यही फॉर्मूला, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इनको नोट करें। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन एक स्पेशल केस देखते हैं। देखो मैक्सिमम केस है, इसके अंदर अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का जो आयाम और तीव्रता वो बराबर होती है भी, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, माना जो A1 है वो आपके पास A2 के बराबर हो जाएगा, इसको अपन A0 मान लेते हैं। तो तीव्रता I1 और I2 भी बराबर हो जाएगी एक दूसरे के, और इसको अपन I0 के बराबर मान लेते हैं। तो इस स्थिति में देखिएगा, ध्यान से देखो, जो परिणामी आयाम है A बराबर क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का रूट हो जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का रूट हो जाएगा। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर क्या देगा आपके पास, 2A0 स्क्वायर, और इसके बाद 1 प्लस cos फाई, और इसके बाद इसकी पावर क्या देगी आपके पास में, ये देगी आपके पास में 1/2। तो यहां से A बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 2A0 स्क्वायर, इसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगा। और यहां पर आपके पास है ये जो है ना 1 प्लस cos फाई, क्या आपके पास होता है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2। ध्यान में रखना भाई आपको, इसकी पावर 1/2। तो A बराबर क्या देगा आपके पास में, 2 का 4 बाहर आकर क्या बन जाएगा 2, A0 स्क्वायर बाहर आकर क्या बन जाएगा A0, और cos स्क्वायर 5/2 ये आपके पास बन जाएगा cos 5/2 देगा। ये परिणामी आयाम हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन फाई की अलग अलग वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले फाई बराबर अपन देखते हैं 0, फाई बराबर अपन π/3 यानी 60 हो जाएगा, फाई बराबर कितना हो जाएगा π/2 यानी 90 हो जाएगा, फाई बराबर कितना हो जाएगा 2π/3 यानी 120 हो जाएगा, और फाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2π यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 180। तो इस स्थिति में परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन 0 पुट करते हैं। 0/2 कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो परिणामी आयाम कितना हो जाएगा आपके पास में 2A0, π/3 यानी 60 फुट कर देंगे, 60/2 कितना होता है 30, और cos 30 कितना होता है √3/2। तो कितना देगा आपके पास में √3A0, π/2 यानी 90, 90/2 कितना था 45, ये आपके पास में कितना देगा √2A। 2π/3 कितना होता है आपके पास 120, 120/2 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास A0 हो जाएगा। यहां पर A क्या हो जाएगा आपके पास है 0, इसको अपन बोलेंगे मिनिमम, क्योंकि 180/2 कितना होता है 90, और cos 90 कितना होता है 0 होता है अभी। तो अधिकतम आयाम तो कितना देगा 2A0, और न्यूनतम कितना देगा 0 देगा। और जब अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो कितना होता है अभी 120 डिग्री या 2π/3 होता है। तो इस स्थिति में परिणामी आयाम दोनों में से किसी भी तरंग के आयाम के बराबर होता है।
और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद में तीव्रता की बात करते हैं। आई बराबर क्या होता है आपके पास, I1 यानी I0, I2 कितना देगा, I0 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 I0 स्क्वायर cos फाइव। तो I बराबर कितना देगा आपके पास, 2I0 प्लस 2I0 स्क्वायर 12 करके I0 cos फाइव। तो I बराबर कितना देगा आपके पास, 2I0 को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या देगा, cos फाइव। तो I बराबर जो 1 प्लस cos फाइव, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2I0 इंटू 1 प्लस cos फाइव को अपन ने पहले क्या लिखा था, 2 cos स्क्वायर 5/2। तो यहां से आपके पास I बराबर 2 2 का 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों फॉर्मूले कब काम में आते हैं, जब दोनों तरंगों का आयाम बराबर है और दोनों तरंगों की तीव्रता बराबर है, तो ये फॉर्मूले काम आते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, देखो एक क्वेश्चन मैं यहां पे करवा देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, समान आयाम की दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अधिकतम तीव्रता कितने भी के है। यानी समान आयाम की दो तरंगें एक दूसरे के साथ में अध्यारोपित होती है और अधिकतम आयाम आपको कितना प्राप्त होता है, के प्राप्त होता है, ठीक है ना। परिणामी तीव्रता क्या होगी जब इनके मध्य जो पथांतर है λ/6 है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, यानी समान आयाम की दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अधिकतम तीव्रता कितनी हो जाएगी आपके पास में, क्या हो जाएगी, आपको बताएगी अधिकतम तीव्रता कितनी हो जाएगी। यहाँ पर cos स्क्वायर 5/2 है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भी, 1 हो सकती है। I मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जब 5 बराबर कितना आपके पास है 0, तो इस स्थिति में आपके पास है जो 5/2 है वो भी कितना हो जाएगा 0। और इस स्थिति में आपके पास है जो cos स्क्वायर 5/2 है वो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास में जो I मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा आपके पास 4I0। इसको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, के बोला जा रहा है। यानी कभी भी अगर आपको I0 की वैल्यू चाहिए तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k/4। अब आपको जो पथांतर है वो कितना दे दिए, λ/6। तो पथांतर से अपन क्या निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पथांतर बटे लेमडा बराबर क्या होता है आपके पास में, कलांतर बटे 2π। तो कलांतर बराबर क्या हो जाएगा, 2π बटे लेमडा इंटू पथांतर। तो कलांतर बराबर हो जाएगा आपके पास 2π बटे लेमडा इंटू पथांतर। 2π बटे लेमडा और पथांतर कितना होता है आपके पास λ/6। लेमडा से लेमडा को काट देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, π/3 बन जाएगा। और π/3 कितना होता है आपके पास 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री होता है अभी, ठीक है ना। ये 60 आ गया आपके पास में, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखिएगा λ/6 हो गया 2π/3, ठीक है ना। तो ये आपके पास में π/3, अगर π/3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। अब अपन तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं, I बराबर, तो I बराबर क्या होता है आपके पास 4I0। समान आयाम की तरंगे हैं तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं, 4I0 cos स्क्वायर 5/2
अब अपन बात करते हैं कि इसकी भी 5/2, 5 कितना आपके पास है, 5/3, 5/3 का मतलब कितना हो जाएगा 60, और 60/2 कितना हो जाएगा 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 ये होता है √3/2, ठीक है ना, cos 30 कितना होता है √3/2, और अगर इसका अपन स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3/4 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं 3/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 3i0 हो जाएगा, 3 का 3, और i0 को यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, k/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं k/4, ये आपके पास परिणामी तीव्रता देगी भी, ठीक है ना, ये बात होगी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। एक एक फॉर्मूला आपको रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, सब जगह लिख करके आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए कि परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपन बोलेंगे a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट होता है। परिणामी तीव्रता I बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 i2 इंटू cos फाई होता है, ठीक है ना। अधिकतम आयाम कितना होता है a1 प्लस a2, न्यूनतम कितना होता है a1 माइनस a2, अधिकतम तीव्रता क्या होती है i1 प्लस i2 प्लस क्या होता है 2 रूट ऑफ i1 i2, या रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर होता है। न्यूनतम तीव्रता क्या होती है बताओ, ये होती है i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट ऑफ i1 i2, या क्या होती है रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि क्या होती है f बराबर क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटू 100 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। और बाकी सारी सारी बातें थ्योरेटिकली मैंने आपको जितनी भी बताई है, एक एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, इन सारी की सारी चीजों को नोट करो, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर पे।